हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है ना, क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू करने चल रहे हैं और इसमें जो शुरुआती चैप्टर हैं, है ना, शुरू के चैप्टर्स, उसमें बताया गया है केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में पूरा इतिहास लिखा हुआ है। परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं। ठीक है, इन सबको हम आपको सजेशन करते हैं कि आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं, सबको पता ही होगा परमाणु क्या होते हैं, या मैं ऐसे बोल ही दे रहा हूँ, बता ही दे रहा हूँ कि परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और वही एटम जब मिलते हैं आपस में तो किसका निर्माण होता है, बताइए, अणु का निर्माण होता है। आयन क्या होते हैं, आयन ये होते हैं कि जब किसी परमाणु, है ना, या जो परमाणु के क्या होते हैं, कोष से इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं तो आयन का फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, परमाणु, अणु और आयन। ठीक है, आज हम लोग क्लास 11 जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मोल से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? मोल। जैसे कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री और टॉपिक क्या है, मोल। बहुत इंटरेस्ट ये क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का ये बेस है। केमिस्ट्री का क्या है, बेस। ये आपका साथ जो है कहीं नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड में ये मोल जो चैप्टर है ये क्लास 10th में भी है। ठीक है ना, तो एंजॉय करिए। आइए समझते हैं कि मोल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आपको 7 मूल राशियाँ बताई गई थी। 7 में एक था आपका मोल। क्या था? पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रा क्या था, मोल। तो मोल क्या है, इसके इतिहास की बात करें तो मोल कुछ नहीं है, मोल एक संख्या होती है। मोल एक क्या होती है, संख्या होती है, नंबर होता है। अगर कोई, ठीक है ना, अगर उतने के बराबर कोई संख्या होगी तो उसको हम एक मोल कहेंगे। वो होता क्या भी हम आपको चर्चा करेंगे। और मोल शब्द की जो पहली बार परिभाषा दी थी, यानी मोल शब्द का जो सबसे पहले यूज किया था वो किए थे ओस्टवाइल्ड ने। किसने किया था? ओस्टवाइल्ड ने ही सबसे पहले मोल की जो है, कह सकते हैं, शब्द की व्याख्या, या कह सकते हैं मोल को बताया था। ठीक है ना, सबसे पहले मोल शब्द को किसने कहा था? ओस्टवाइल्ड ने। ठीक है, तो आइए समझते हैं मोल क्या है, फिर मोल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये हमें सब सीखना है। देखिए, सबसे पहले अगर मोल की बात करें, किसकी? मोल की। ठीक है ना, तो मोल हमने क्या कहा, मोल कुछ नहीं, एक संख्या है। एक क्या है? संख्या है। ठीक, एक नंबर है। क्लियर हो रहा है? मोल क्या है? मोल एक संख्या है। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप फिजिक्स में आप किसी चीज़ का मेजर करते हैं, लंबाई सेंटीमीटर में या मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में या ग्राम में, ठीक है ना, समय को सेकंड में, वैसे यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री में किसी चीज़ को जब मेजर किया जाता है ना, परमाणु या अणुओं की संख्या वगैरह, तो हम इसको किस में मेजर करते हैं? मोल में। किस में मेजर करते हैं? मोल में। तो मोल क्या है? हमने कहा कि मोल एक संख्या है। मोल एक क्या है? संख्या है, जो किसी सिस्टम, यानी निकाय, जो किसी सिस्टम की, ठीक है ना, जो किसी सिस्टम की किसको बताता है? ये प्रदर्शित करता है मास, उसके द्रव्यमान और उसकी संख्या को। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो मोल क्या है? मोल अगर हम कहें तो मोल क्या होता है? मोल एक संख्या है जो किसी निकाय के द्रव्यमान और, ठीक है ना, उसमें कितने उसके कण हैं उसको प्रदर्शित करता है। क्या? मोल। ठीक है, तो अब मोल है क्या? देखिए, मोल एक संख्या है जो किसी सिस्टम या निकाय के द्रव्यमान और संख्या को प्रदर्शित करता है। ये क्या है? मोल है। ठीक है, अच्छा, अब आगे ध्यान सुनिए। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास, पहले समझिएगा, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। मैं कहूँ मेरे पास एक मोल मान लो, कह दूं क्या है, चलो सेब है। एक मोल क्या है? सेब। ठीक है, खाते पीते रहो ताकि अच्छा लगे। एक मोल अगर सेब है तो सेब की संख्या कितनी है? अगर मैं कहूँ मेरे पास एक मोल है तो इसका मतलब 6.022 गुणे 10 की घात 23 सेब। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कितना है? 6.022 गुणे है ना,
6.022 इंटू 10⁻23 सेब है। क्लियर हो गया। तो हमने क्या कहा, मोल क्या एक संख्या है। अगर हमारे पास एक मोल सेब है तो उसमें सेबों की संख्या कितनी होगी, इतना होगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक मोल क्या है, चलो केला भी खा लो, है कितना। अगर देखो मैं कहूँ मेरे पास 1 दर्जन केला है तो भैया कितने केले हैं, 12। लेकिन मैं कहूँ 1 मोल केला है तो इसका मतलब क्या हुआ, केला की संख्या कितनी होगी, 6.022 गुणे 10 की घात, ठीक है, कितना 23 केला। अब देखो केला वाला ये सब नहीं आएगा, हम लोग सीधा बात करते हैं परमाणु अणु या आयन की। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल, ठीक है, सोडियम परमाणु है, कितना है 1 मोल सोडियम परमाणु। तो इसका मतलब सोडियम जो हमारे पास 1 मोल सोडियम है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6.022 गुणे, है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या एटम, यानी सोडियम एटम, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 मोल क्या है, मैग्नीशियम परमाणु है, तो आपको क्लियर हो गया कितने मैग्नीशियम के कण हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम एटम, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या कहा, मोल क्या है, मोल एक संख्या है, एक नंबर है, ठीक है, जो क्या करती है, किसी सिस्टम या निकाय के द्रव्यमान और उसकी संख्या को बताती है, ठीक है। अब एक मोल में कितनी संख्या होती है, ठीक है ना। तो 1 मोल में जो संख्या होती है वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो 1 मोल है इसी को एक नाम दिया जाता है Na। क्या नाम दिया जाता है, Na। इसको कहते हैं आवोगेड्रो नंबर। इसको क्या बोलते हैं, आवोगेड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। 1 मोल में, 1 मोल, ठीक है, की जो संख्या है, देखिए 1 मोल में इतनी संख्या है ना, 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम लोग कहते हैं आवोगेड्रो नंबर। तो इसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं, किससे, Na से। तो यहाँ पर कहीं कहीं Na बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दूं, मोल क्या है, मोल एक संख्या है, ठीक है। जैसे कहूँ भैया मेरे पास 1 मोल मार्कर है, 1 मोल क्या है, मार्कर, तो मार्कर की संख्या कितनी है, इतनी है। क्लियर हो गया। 1 मोल मेरे पास क्या है, ये रुमाल है, तो रुमाल की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। 1 मोल मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम परमाणु है, तो मैग्नीशियम में कितने छोटे छोटे कण होंगे, इतने छोटे छोटे कण होंगे। समझ में आ गया। यही क्या है, 1 मोल होता है, 1 मोल होता है, ठीक है। और यही 1 मोल को ही हम लोग कहते हैं आवोगेड्रो नंबर, और वो आवोगेड्रो नंबर को Na से प्रदर्शित करते हैं, और Na बराबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। तो 1 मोल समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। मोल क्या है, मोल कुछ नहीं है, मोल एक क्या है, संख्या होती है, ठीक है ना, जो किसी सिस्टम के क्या करती है, जो किसी सिस्टम के मास और नंबर को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, ठीक है। चलिए अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए 1 मोल की परिभाषा लिख दें। देखिए या 1 मोल का, चलिए ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। कार्बन, ठीक है ना, देखिए कार्बन से शुरू कर रहे हैं। कार्बन 12, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12 और 6C13 और 6C14, ठीक है, ये हैं 3। लेकिन इसमें हमें कौन सा लेना है, 6C12 ये लेना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कार्बन की, ध्यान समझना, ठीक है। कार्बन क्या होता है, कार्बन में आपको पता है 12 और यहाँ पर 6। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कार्बन का क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसके बाहर क्या हो गया, ऑर्बिटल्स हो गए। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, आपको पता है कि 6 प्रोटॉन इसमें होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, पता है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कहाँ पर होंगे, यहाँ होंगे, 6p + 6n ये होगा। 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, पहले में 2 फिर 4, 3 4 हो गए 6। चलिए अब यहाँ पर अगर हम कहें भैया कि इस कार्बन का, ठीक है ना, इस कार्बन का द्रव्यमान कितना है, इस कार्बन का द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना। तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान अगर हम निकालने की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, माइक बज रहा है, इसको ठिकाने लगा दिया जाए तब पढ़ने में मजा आएगा। चलिए अब कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने चल रहे हैं, कितने, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए देखिए, कार्बन परमाणु
का द्रव्यमान, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन परमाणु मतलब एक कार्बन परमाणु, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो एमपी मध्य प्रदेश नहीं है, अभी मैं बताऊँगा, एमई और क्या बचा, एमपी, एमएन, चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एमएन। ये एम है मास, एन है न्यूट्रॉन का, एम है मास, पी है प्रोटॉन का, ठीक है, एम है मास और ई है इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए आपको पता है, ठीक, क्या पता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये तो होता है, सबको याद होगा। करीब करीब जितना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है उससे थोड़ा कम किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। फिर भी थोड़ा कम होता है, 10⁻⁻24 है उतना ही मान लेते हैं, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, ये सबको पता है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर ध्यान सुनिए कितना होता है, अगर पूछे कोई आपसे तो एम ई बराबर एम पी या, ठीक, एम पी और एम एन, ठीक ना, अपान 1837 टाइम्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1/1837। यानी देखिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, किसी एक को ले लीजिए, उसके द्रव्यमान को 1837 से भाग देंगे तो किसका द्रव्यमान आएगा, इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे क्लियर हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम है तो उसको छोड़ दिया जाए, तो हमारे पास बचे क्या, इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बचे हमारे पास इसमें टोटल कितने, 6 प्रोटॉन हैं और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर टोटल निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया। अगर भाई हमें कार्बन के एक परमाणु, ठीक ना, एक कार्बन परमाणु का यदि द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो कितना लिखेंगे, 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ेंगे, 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और 6 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही कम है, तो इसको छोड़ दो। इनका इस एटम में भार बढ़ाने में कोई भागीदारी नहीं होगी। तो चलिए 6 प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम लिखते हैं एमपी मध्य प्रदेश, और इसको क्या मान लिया जाए, चलो इसको रहने दो 6mn, ठीक है ना। अब देखो कहीं ना कहीं प्रोटॉन और द्रव्यमान न्यूट्रॉन, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कहीं ना कहीं दोनों क्या है, लगभग सेम है ना, लगभग क्या है, सेम है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12, क्या लिख सकता हूँ, 6 6 12, और दोनों बराबर हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को हम कहते हैं एक AMU, 1 AMU, इसको भी क्या कहेंगे 1 AMU, इसको भी क्या कहेंगे 1 AMU, ठीक है ना। मतलब इतना जो है ये किसके बराबर होता है, एक AMU का। A का मतलब होता है एटॉमिक और M का मतलब होता है मास और U का मतलब होता है यूनिट। क्लियर हो गया। इतना द्रव्यमान, इतना ये किसके बराबर होता है, एक AMU के। इतना बराबर किसके होता है, एक AMU के, ठीक है। इसको छोड़ दो, सॉरी इसको छोड़ दो। तो भैया कहीं ना कहीं AMP AMU बराबर किसके हो जाएगा, AMU, कोई दिक्कत नो सर। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 AMU, समझ में आ गया। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 AMU, ठीक है। चलो और आगे बात करते हैं। अब एक कार्बन परमाणु का इतना है, ठीक है, तो एक मोल का कितना होगा, क्लियर, मिटा दिया जाए इधर। चलो देखो ध्यान समझना, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान तो हमने निकाल लिया, तो अब निकालते हैं एक मोल। एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक, एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। तो देखिए एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल में कितने कण होते हैं, अभी हमने बताया 6.022 इंटू 10⁻23, समझ में आ गया, बोलो इतने का,
ठीक है, 6.022 इंटू 1023 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा बताओ। एक का होता तो इतना होता, इतना है तो कितना होगा, इतना होगा। कितना सर जी, ध्यान सुनिएगा, अगर एक कार्बन परमाणु होता तो उसका द्रव्यमान 12 AMU होता, लेकिन हमारे पास इतने कण हैं, इतने कण का कितना होगा, 12 AMU से इतने गुणा कर दो, यानी 12 AMU गुणे 6.022 इंटू 10⁻23। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ध्यान से सुनिए, 12 है ना, 12 इंटू AMU का मान कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 है ये, सॉरी 24 इंटू 23 के लिए। समझ में आ गया? देखो अब करीब करीब इसको जब कैलकुलेशन करोगे ये सब ना, तो लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। तो हो जाएगा 12 इंटू 1 बराबर 12 ग्राम। समझ में आ गया? कितना आ गया? 12 ग्राम। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना होता है? 12 ग्राम। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं या ठीक है ना। आ गई बात यहाँ तक? चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में ये कहूँ, इधर इतना रब कर दूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं? चलिए रब कर दिया जाए। ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। ओहो, टॉपिक तो भग गया, पकड़ के लो। टॉपिक कौन सा चल रहा है? मोल। नहीं तो भारतीय, इनको याद दिलाना पड़ता है हम क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं भूल जाएंगे। चलिए अब देखिए हमने क्या कहा था कि एक ना कार्बन परमाणु, अगर एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर आया था बताओ? सबको याद है? ठीक, याद होगा उम्मीद करते हैं। अभी तो बताया गया 12 AMU। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 AMU क्या है, तो 1 AMU बराबर निकल जाएगा, इसको 12 से डिवाइड कर दो, 1/12, ठीक, इंटू एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से देखिए, है ना। क्या है? 1 AMU क्या होता है? 1 AMU एक कार्बन परमाणु का जितना द्रव्यमान हो उसको आप 12 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 1 AMU। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए कहीं ना कहीं ऐसा भी लिख सकते हो कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर किसके हो जाएगा? 12 गुणे 10 की घात, सॉरी AMU का मान कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो होगा जी सर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ तो एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? वही कितना आया था? 12 ग्राम। अभी कैलकुलेशन किया गया था ना। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है? देखो अब यहाँ पर मैं एक तरीका आपको क्लियर कर दूं। जैसे आप देखते हैं यहाँ लिखा रहता है 6C12, ठीक है, 6C12। क्लियर? अगर मैं ऐसा कहूँ 7N14, देखिए मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, 8O16, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो यहाँ जो 12 लिखा है ना, बच्चे याद कर लेते हैं, इसका परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट बराबर कितना? 12। इसका अगर नाइट्रोजन का आपसे कोई पूछे एटॉमिक वेट, तो आप बताओगे इसका एटॉमिक वेट होगा कितना? 14। अगर इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट पूछे तो आप क्या बताओगे? एटॉमिक वेट बराबर कितना होगा? जल्दी बताओ। 16 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा। अब बच्चे जो याद करते हैं 6C12, है ना, 6C12 यानी कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। तो वो ध्यान रखिएगा, यहीं से आपके आंखें खुल रही हैं क्या कि ये जो कार्बन 12 है ना, ये जो 12 ग्राम लिखा जा रहा है, 12 ग्राम, 14 ग्राम, ठीक ना, और 16 ग्राम, ये एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान नहीं है। ध्यान समझिएगा,
ये एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना आया है, 12 ग्राम। इसका मतलब जो यहाँ पर लिखा रहता है, जो आप याद करते हो कि कार्बन का परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का 14, तो वो एक कार्बन या एक नाइट्रोजन या एक ऑक्सीजन का नहीं होता, बल्कि कितने का होता है, 1 मोल कार्बन या 1 मोल नाइट्रोजन या 1 मोल ऑक्सीजन का होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए यहाँ तक इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे बताइए 1 मोल इसका 16 कैसे आया, इसको कैलकुलेशन करना है, तो एक फिर से सीख लीजिए। चलिए, जैसे हमने ये कहा, ध्यान से समझिएगा, मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय करते रहिए, हमें मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, जैसे हमने कहा कि कार्बन 12, ध्यान समझिएगा, कार्बन 12, ठीक है ना, 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना आया, 12 ग्राम, ठीक है ना। अब ऐसे हमें निकालना है कि 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है, कैसे, वो प्रूफ किया जाए। तो आइए देखते हैं प्रूफ। अभी एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल और केवल एटम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एटम की, ना कि मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एटम की। जब कोई क्या हो, अकेला हो, ठीक है ना, अकेला अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हो, जैसे नाइट्रोजन अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था और कार्बन अकेला था, ये अकेले थे, एटम की बात हो रही है। अभी हम मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, जब अपना शादी विवाह कर लेंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक। तो अभी आप 12th में हो, इसलिए आपको सिर्फ ज़्यादा फोकस करना है किस पर, एटम पर, हैं। हाँ, अभी आप मॉलिक्यूल के पीछे मत भागिएगा। चलिए, लेकिन भागना तो पड़ेगा भाई, आज नहीं 4 दिन बाद, मतलब इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो आइए पहले इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। प्रूफ देखिए, अगर मैं पूछूं 1 एटम, ठीक ना, एक ऑक्सीजन परमाणु, अणु नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमने कहा कि ये ऑक्सीजन है, इसमें आपको पता है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या होंगे, ऑक्सीजन में, यहाँ पर मैं लिख दूँ, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन बराबर 8, प्रोटॉन बराबर 8 और न्यूट्रॉन बराबर भी 8 होते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, प्रोटॉन 8 होते हैं और न्यूट्रॉन 8 होते हैं। देखिए अब ध्यान समझिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन और प्लस 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इनकी सुरक्षा के लिए कहाँ करेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे, पहले में 2 और बाकी दूसरे में कितने हो जाएंगे, 6। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं हम आगे। अब एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना, एक ऑक्सीजन परमाणु का, तो भाई देखो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसको क्या कर दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो बचा क्या, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का। तो यहाँ लिखेंगे 8 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो दोनों का सेम होता है लगभग, तो हो जाएगा 8 AMU। समझ में आ गया, 8 AMU, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना होता है, 8 AMU होता है। तो 1 मोल का कितना होगा, देखिए 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल का मतलब समझ गए कितने का पूछ रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, ठीक, ऑक्सीजन एटम। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू AMU की जगह पे 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू, ठीक है, इतने का निकालना, इतना गुणा कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर 8 इंटू 8 ये आ जाएगा, सॉरी ये गलती हो गई, 16, ठीक है ना, AMU, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर,
तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 16, हमने बताया था इसका करीब करीब मान कितना आता है 1, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 ग्राम। क्लियर हो गया कैसे आया, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, मिटा दिया जाए इसको, नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे। चलिए अब यहाँ तक पढ़े हैं तो उसके आगे हम लोग ये क्वेश्चन लिखते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हमने क्या कहा कि मेरे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु है, उसमें क्या ज्ञात करना है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। समझ में आया। हमने क्या किया बताइए, 64 ग्राम हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। 64 ग्राम हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। अगर ये वजन टोटल ऑक्सीजन का 64 ग्राम है तो उसमें कहीं ना कहीं एटम ही तो होंगे, उन्हीं एटम का वजन कितना दिया है 64 ग्राम। तो वही पूछ रहा है इसमें कि कितने एटम ऐसे होंगे जिनका वजन कितना आ रहा है 64 ग्राम। क्लियर हुआ, कहने का मतलब है 64 ग्राम ऑक्सीजन में, ठीक है ना, ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए सोल्यूशन, ठीक। अगर मैं ये कहूँ कि 1 मोल, ध्यान समझना है, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु होता, यानी 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना है 16 ग्राम। क्लियर हुआ। बोलो, अगर 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है तो 64 कितने का होगा, 64 इसको कब बनाओगे, 4 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो इसका मतलब 4 मोल, वाह 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 मजा आ गया, ठीक ना। 4 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा 64 ग्राम। क्या क्लियर हो गया, बोलो। यानी हमें पता था कि अगर 1 मोल मेरे पास ऑक्सीजन होता परमाणु तो उसमें उसका द्रव्यमान कितना होता 16 ग्राम, लेकिन मेरे पास कितने हैं 64 ग्राम है। 64 ग्राम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर 1 मोल में 16 ग्राम है तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे 64 ग्राम, हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब देखिए, अब 4 मोल का मतलब क्या हुआ, 64 ग्राम बराबर कितने मोल, 4 मोल। 64 ग्राम बराबर 4 मोल। तो देखिए 1 मोल में, अभी दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, 1 मोल ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी थी बताइए, 6.022 × 10⁻23। तो हमें कितने में निकालना है, 1 मोल में नहीं, 4 मोल में पूछिए। तो 4 मोल, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 4 × 6.022 × 10⁻23। इसको कैलकुलेट करेंगे, करीब करीब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0.4 छंग 24 × 10⁻23 एटम, ऑक्सीजन एटम। क्या समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं 64 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या इतनी होगी, है ना, 24.088 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। क्लियर हो गया। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 64 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या इतनी होगी। कोई दिक्कत नो सर। चलिए दूसरा तरीका अगर देखा जाए, मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट हो गया। अच्छा, आगे दूसरा तरीका देखा जाए सॉल्यूशन में, दूसरा तरीका इसी का, देखिए फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास, ध्यान समझिए, कि 16 ग्राम, ध्यान समझिए, 16 ग्राम
अभी फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में मोल बराबर कितना होगा बताओ भाई। एक मोल में अगर 1 मोल परमाणु है, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम में 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में मोल बराबर कितना, 1 मोल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। बात तो वही हुई ना कि 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम, तो 16 ग्राम परमाणु का 16 ग्राम परमाणु में मोल कितने हो जाएंगे, 1 मोल। कितने हुए, 1 मोल। तो 1 ग्राम में कितना होगा देखो, 1 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, परमाणु में मोल बराबर कितने हो जाएंगे, 1/16 मोल। होगा कि नहीं होगा, 1/16 मोल। तो मुझे कितने में निकालना है, 64 में निकालना है। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में मोल बराबर कितने हो जाएंगे, 64/60 16 आगे मोल। तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64, यानी 4 मोल। समझ में आ गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक शॉर्ट फार्मूला बना कि मोल निकालने के लिए कहीं ना कहीं जो द्रव्यमान दिया हो उसको ऊपर, और इसका क्या चीज़, एटॉमिक वेट, ठीक, से क्या कर दे, भाग दे दे, तो मोल आ जाएगा। तो मोल बराबर फार्मूला निकल गया, मोल को स्मॉल n से बराबर गिवन मास, ठीक, यानी दिया गया द्रव्यमान बटे क्या होगा, ठीक है, इसका होगा आणविक द्रव्यमान। क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। सॉरी, यहाँ परमाणु है तो परमाणविक द्रव्यमान लिख दो, परमाणविक द्रव्यमान। क्लियर, ठीक है, ये होता है फार्मूला मोल निकालने का डायरेक्ट। जब मास दिया हो, ठीक है, तो डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या, n। तो n बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया हो, बटे परमाणु द्रव्यमान। देखिए जैसे, ध्यान समझिए, जैसे इसी को फार्मूले से याद किया जाए। देखिए दिया गया द्रव्यमान कितना है, 64 ग्राम। और परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। भाग दे दो, खत्म है ना। n बराबर, देखिए ये क्या, दिया गया द्रव्यमान, देखो फार्मूला लिख लो इंग्लिश में भी, n बराबर गिवन मास अपान क्या होगा, परमाणु एटॉमिक द्रव्यमान, यानी एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एटॉमिक मास। तो n बराबर गिवन मास कितना है, 64। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 चौके 64। n बराबर कितना आ गया, 4 मोल। क्लियर हो गया। और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो है, 6.022 × 10⁻23। तो हमें कितने में निकालना था, 4 मोल में। तो 4 मोल, ठीक, में परमाणुओं की संख्या जाएगी 4 × 6.022 × 10⁻23 बराबर 880.24 × 10⁻23। क्लियर हो रहा है। चलिए, अगर यहाँ से ना समझ में आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका फार्मूला यूज करना। चलिए देखिए कैसे। देखिए अगला क्वेश्चन ये अगर मैं ले लूँ इसी तरीके से, 46 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि 46 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है भाई, 46 ग्राम में अगर मैं ये पता कर लूँ कि कितने मोल हैं, 46 ग्राम में सोडियम के कितने मोल हैं, तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23। तो जितने मोल हमें 46 ग्राम में जितने मोल बनेंगे उसको उतने से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मोल के लिए हमने फार्मूला बताया, स्मॉल n बराबर गिवन मास अपान एटॉमिक मास। क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो गिवन मास कितना दिया, 46 ग्राम, लिख लो। गिवन मास बराबर कितना, 46 ग्राम। और एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, 23। एटॉमिक मास इक्वल टू कितना होता है, 23। भाग दे दो। तो स्मॉल n बराबर गिवन मास 46
कितना है 46। तो n बराबर 46 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास 23, n बराबर कितना आ गया 2 मोल आ गया। n का मान कितना आ गया 2 मोल। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि मोल की कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वैल्यू वही नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, चलो अब 2 मोल है, 46 ग्राम में सोडियम परमाणु के मोलों की संख्या कितनी हुई 2, तो 1 मोल सोडियम परमाणु, 1 मोल सोडियम में परमाणुओं की संख्या बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 ही मोल तो है, 2 मोल में सोडियम परमाणु संख्या 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ हो जाएगा 2440.12 इंटू 10⁻23 एटम। कौन सा एटम? सोडियम एटम। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आपका होमवर्क है, होमवर्क हम आपको दे करके इसको ही ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो है ये हम लोग किसके बारे में, एटम का मोल निकालना सीख गए। ठीक है ना, कि कोई एटम है ना, एटम यानी कोई पदार्थ की मात्रा दिया हुआ तो उसमें कितने मोल हैं। ठीक है, उस पदार्थ की मात्रा में उसके कितने एटम हैं, ये हमने सीख लिया। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूल पर। ठीक है, यानी अणु पर। ठीक है, क्लियर हो गया? अणु की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे थे? परमाणु की। तो होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद जो है कल हम लोगों की चर्चा होगी किस पर? मॉलिक्यूल वाले पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला आपका, सब में क्या ज्ञात करना है? मोल, पहले लिख दे रहा हूँ, मोल और ठीक है ना नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ये आपको ज्ञात करना था। ठीक है ना, आपको क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है और नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 32 ग्राम सल्फर पहला, दूसरा 48 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक, तीसरा 50 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक, चौथा 70 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपका 4 होमवर्क है। ठीक है, ये इन सभी में क्या ज्ञात करना है? मोल और नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करते रहिए इस लेक्चर को। ठीक है, आप लोगों का भी काम है कि अगर हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे चैनल को क्या करिए, कम से कम जितने लोग देखते हैं उतना लाइक कर दिया करो। ठीक है ना, और उसके बाद जो है अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, आप लोग जितना कमेंट करेंगे उतना हम लोगों को क्या होगा, हम ठीक है हमारा मोटिवेशन होगा और हम लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए इससे भी बढ़िया वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए कि अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब हो, बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप करिए। ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मर्जी आपकी है, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं तो हम आपका भला कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारा भी भला कर दें। चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।